नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं आदिकाल। पिछली कक्षा में हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रासो साहित्य। और रासो साहित्य में प्यारे साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे खुमार रासो के बारे में। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्यारे साथी आता है कि रासो साहित्य आखिर क्या है। रासो साहित्य आखिर क्या है, क्या होता है यह रासो साहित्य। तो प्यारे साथियों, आदिकाल में जो चारण कवि हुआ करते थे उनके आश्रयदाता राजा हुआ करते थे, और वह जो चारण कवि थे अपने आश्रयदाता राजाओं के बारे में लिखा करते थे। उनकी जो वीर गाथाएं थी, कारनामे थे, जो यश थे, उनको बढ़ा चढ़ाकर लिखने का काम किया करते थे। वही रचनाएं आगे चलकर रासो साहित्य के नाम से जानी गई। तो हम कह सकते हैं कि आजकाल में जो चारण कवि थे अपने आश्रयदाताओं के जो यश था, उनके वर्णन को, उनके वीरगाथाओं को, उनके जो कह सकते हैं पराक्रम थे, उसको जो भी लिखने का काम किया करते थे, वही लिखावट, वही जो है रचना आगे चलकर रासो साहित्य के नाम से विख्यात हुआ। और आज हम उन्हीं रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आपकी परीक्षा के लिए एक प्रश्न बनता है कि आखिर रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई। रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार बन चुका है। चाहे आप टीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हों, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, कह सकते हैं आरपीएससी, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी, आप जब भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर आप देखेंगे तब आपको यह शब्द मिलने वाला है कि निम्नलिखित में से बताइए कि रासो जो है शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। अब यहाँ अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किए हैं, तो प्रश्न वहाँ पर फिर चेंज होगा क्योंकि मत अलग अलग सभी विद्वानों के हैं। किसी ने कुछ और माना है, किसी ने कुछ और माना है। तो आपकी परीक्षा में विशेष रूप से जो प्रश्न बनेगा, अगर मत के हिसाब से आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे माने हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे माने हैं, बच्चन सिंह किससे माने हैं, श्यामल दास जी किससे माने हैं, तो आपके लिए समस्या तो रहेगा। तो उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए हमने रासो शब्द से जितने भी विद्वान अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किए हैं, उन मतों को रखने की कोशिश किए हैं। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं गारसादत्त तासी जी के बारे में। गारसादत्त तासी जी प्यारे साथी मानते हैं किससे? राजसूय से। किससे मानते हैं? राजसूय से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रसायन से। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर रसायन, कहीं आपको रसायन देखने को मिले तो आप यह मत समझिएगा कि कोई और विद्वान का ये मत है। रसायन या रसायन कविराज श्यामल दास जी मानते हैं रहस्य से। किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। किससे मानते हैं? रहस्य से। और यही बात करें काशी प्रसाद जायसवाल जी के बारे में, तो काशी प्रसाद जायसवाल जी भी प्यारे साथी किससे मानते हैं? यह भी मानते हैं रहस्य से। किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। रहस्य से मानते हैं, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। फिर से मैं बता दूं, यह जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो बार बार इसी चीज़ को आपको नहीं बताया जाएगा, इसको पहले ही आप रख लें कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गारसादत्त तासी राजसूय से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन या रसायन से, कविराज श्यामल दास जी मानते हैं रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल जी भी किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? अब समझने की कोशिश करते हैं गारसादत्त तासी।
क्या समझने की कोशिश करेंगे? साया साया, साया साया, सुई आया, सा सुई, सा सुई, बोलिए सा सुई, सा सुई। ठीक है, तो गार सा दता से राजसुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम रसायन, राम रसायन, राम रसायन, राम रसायन। कविराज श्यामल दास जी, श्याम, श्याम के बारे में अभी भी बहुत सारे रहस्य पड़े हुए हैं। नटखट श्याम है ना, हमेशा मुस्कुराहट इनके चेहरे पे बनी रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। तो श्याम रहस्य है तो हास्य भी कह सकते हैं। हास्य, हास्य जिसको कहा जाता है, हास्य, 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 श्याम हास्य। तो श्याम हास्य या शाम के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब काशी प्रसाद जायसवाल जी, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप अपने अनुसार याद करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, यह मानते हैं रासक से। किससे मानते हैं? रासक से। किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक से। चंद्रबली पांडे जी के बारे में बात करें तो वे भी किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक से। डॉक्टर दशरथ ओझा जी के बारे में बात करें तो वे भी किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। ठीक है, तो यह तीनों मत मोस्ट इंपॉर्टेंट मत है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं, चंद्रबली पांडे जी रासक से मानते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा भी किससे मानते हैं? रासक से। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, हजारी से हजार, हजार, हजारी से हजार, हजारी से हजार, हजारी से हजार। रासक, रासक को अब लिख लीजिए राक्षस, इसी को राक्षत, राक्षत है ना, अशुद्ध शब्द बोलते हैं राक्षत। तो हजार राक्षत पड़े हुए, हर जगह पड़े हुए हैं। आज समाज में इतनी घटनाएं घट रही हैं, हजार क्या लाख पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, हर जगह पड़े हुए हैं। तो हजार राक्षस, हजार राक्षस। हमको क्या करना है? अपना कंटेंट तैयार करना है। चंद्रबली पांडे, जिनके पास बल है ना प्यारे साथी, जिनके पास बल है, वो भी किसी राक्षस से कम थोड़ी हैं, वो भी किसी राक्षस से कम थोड़ी हैं, क्योंकि उनके भी कारनामे डे बाय डे बहुत ऐसे ऐसे कारनामे हैं देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े लोग हैं। तो उनका भी व्यवहार कुछ क्या बहुत अच्छे भी हैं और बहुत आप जानते हैं कैसे हैं, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके पास बल है वो भी क्या है? राक्षसी। डॉक्टर दशरथ ओझा, ठीक है, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो दशरथ, अब एक ऐसे राक्षस है, आप हाँ नाम में याद आया, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार का नाम सुने हैं? श्रवण कुमार। तो ये अखियां बंद करके चलाते हैं तीर, है ना, और जाकर किसको लगता है? श्रवण कुमार को लगता है। तो ये कहते हैं कि हमें लगा कोई जानवर है। तो जानवर को मारने वाला भी क्या है? राक्षस ही ना, है ना। तो दशरथ राक्षस, दशरथ राक्षस। हमको बस अपना कंटेंट तैयार करना है, किसी की जो है वो मनोभाव को ठेस नहीं पहुंचाना है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दशरथ, दशरथ जो है रासक, ठीक है ना। अब बात करें बिंदेश्वरी पाठक जी का, तो बिंदेश्वरी पाठक जी जो है किसको मानते हैं? राजयश को। किसको? राजयश को। और यही बात करें हम हरप्रसाद शास्त्री जी, तो हरप्रसाद शास्त्री जी भी किसको मानते हैं? राजयश को मानते हैं। किसको मानते हैं? राजयश को मानते हैं। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है? बिंदेश्वरी पाठक राजयश, हरप्रसाद शास्त्री राजयश। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे समझिएगा, बिंदेश्वरी मंदिर गए और प्रसाद बटा, हर एक में प्रसाद बटा। बिंदेश्वरी मंदिर गए,
और हर लोगों में क्या बटा? प्रसाद बटा। कौन बांटा? कौन बांटा? राजा बांटा। जब राजा का यश का बखान करने लगे लोग, तो बिंदेश्वरी मंदिर में हर लोगों को प्रसाद बांटा गया। हर लोगों को क्या किया गया? प्रसाद बांटा गया। हर का मतलब प्रत्येक, एक एक। ठीक है, तो आपको बस याद करना है, बिंदेश्वरी मंदिर में हर प्रसाद बांटा गया। कब? जब राजा का लोग राजयश, उनके गुणों का गान करने लगे तब। अब मिलते हैं प्यारे साथी नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी मानते हैं रसिक से। किससे मानते हैं? रसिक से। किससे मानते हैं? रसिक से। ठीक है, किससे मानते हैं? रसिक से। अब ऐसा जो है नहीं है कि आप प्रत्येक टॉपिक का ही बनाकर, कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा। रसिक, ठीक है ना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, ये मानते हैं प्यारे साथी राउस से। किससे मानते हैं? राउस से मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें प्यारे साथी, तो ये मानते हैं रास से। तो रास ना लिखकर रस लिख लीजिए। गर्मियों का समय चल रहा है, बच्चे लोग ज़्यादा रस पीते हैं, घर वाले भी ज़्यादा पिलाते हैं। नींबू रस है ना, नींबू रस, चीनी रस, जो भी है। दुकान पे जाएंगे तब भी कुछ मौसमी रस है कि नहीं, अनार रस। तो बच्चों को क्या ज़्यादातर पिलाया जाए? रस पिलाया जाए। नंद दुलारे वाजपेयी, प्यारे साथी नंद दुलारे वाजपेयी भी किसको मानते हैं? ये रास नहीं होगा, रास होगा। क्या होगा? रास होगा। किससे मानते हैं? रास से। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने जो प्रमुख विद्वानों ने अपना मत रखा प्यारे साथी, हमने बताया। एक बार हम फिर से इसका जो है एनालिसिस कर लेते हैं। रासो साहित्य हमने बताया आज काल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा में जिस वीरगाथात्मक साहित्य की रचना हुई, उसी को रासो साहित्य के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा न जाने तो वही ज़्यादा उपयोगी है, आप चापलूसता में सीधे चले जाएंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो गारसा दत्तासी मानते हैं राजसू से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रसायन से, उसी को रसायन भी कहते हैं। कवि राजा श्यामलदास जी रहस्य को मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल जी भी किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। चंद्रवली पांडे जी रासक से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा भी रासक से मानते हैं। बिंदेश्वरी पाठक राजयश से, और हरप्रसाद शास्त्री ये भी राजयश से। नरोत्तम स्वामी जी रसिक से, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी राउस से, और डॉक्टर बच्चन सिंह नंद दुलारे वाजपेयी जी ये दोनों रास से मानते हैं। ये दोनों किससे मानते हैं प्यारे साथी? रास से मानते हैं। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे याद तो करना ही पड़ेगा। आपको इसे याद करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मतलब ये अनिवार्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे हम बात करें तो अब रासो साहित्य की विशेषताएं हैं। रासो नहीं, रासो साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रासो साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले अगर रासो साहित्य के बारे में बात करें तो चारण कवियों द्वारा रासो साहित्य की जो है उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है। अगर चारण कवि नहीं रहते हैं तो यह अपने आश्रय दाता राजाओं के बारे में उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं और आगे चलकर रासो जो है साहित्य नहीं आता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या? रासो साहित्य मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा ही लिया गया है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो इस साहित्य में प्यारे साथी जो तत्कालिक सामंती जीवन था उसको देखने को मिलता है कि उस समय जो सामंती जीवन था किस प्रकार से राजा जो है अपने समाज को चला रहा था,
किस प्रकार से उसकी प्रजा चल रही थी। ठीक है, इन सारी घटनाओं के बारे में इसमें देखने को मिलता है, सामंती जीवन के बारे में देखने को मिलता है। आगे बात करें अगर प्यारे साथी, तो इसमें युद्ध का जो है सजीव, युद्ध का सजीव चित्रण जो चारण कवि थे अपने आश्रयदाता राजाओं के जो है युद्धों के बारे में इस प्रकार से इतना जो है सजीव तरीके से लिखते हैं, बखान करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सारी घटनाएं सामने ही घट रही हैं, सारी घटनाएं सामने ही घट रही हैं, उसी को माना जाता है सजीव चित्रण। ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें प्यारे साथी, तो हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे राष्ट्र साहित्य की विशेषताओं में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें प्यारे साथी जो इस साहित्य में जो आश्रयदाता थे उनके शौर्य और वीरता की बातें कही गई हैं, उनके शौर्य और वीरता के बारे में कही गई है। कैसे? अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से। इसका क्या मतलब है प्यारे साथी? इसका मतलब है कि जो है आश्रयदाता थी वह बढ़ा चढ़ाकर अपने आश्रयदाता राजाओं के बारे में लिखा करते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिल जाए। आज बढ़ा चढ़ाकर, आज तो यही आप देखने को मिलते हैं, नहीं मिलता है आपको देखने को। न्यूज़ चैनल उदाहरण है, जो सबसे बड़ा राजा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बखान, उनकी उपलब्धियों को दिखाना, उनके जो है जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको दिखाना, नेगेटिव कोई नहीं दिखाता है। दिखाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, दिखा दो, बता दो। जो दिखा रहा है बता रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो आश्रयदाता जो है कह सकते हैं जो चारण कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण जो है चीज़ें लिखा करते थे, वर्णन किया करते थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथी, सड़क के किनारे रहने का यही मतलब है कि कोई भी आए बजा कर चला जाए, है ना। न तो दिन में वीडियो सही से बना मिलता है, न तो रात में बना मिलता है। रात में भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें डिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है प्यारे साथी। ये डिंगल शैली क्या होता है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो यह अपभ्रंश और राजस्थानी भाषाओं से मिलकर बना होता है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा। मैं केवल आपको मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए। इसमें जो है युद्धों का जो है प्यारे साथियों, इसमें युद्धों का चित्रण मिलता है। इसमें युद्धों का चित्रण मिलता है। ध्यान से समझिएगा। डिंगल शैली जो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर बना है, और डिंगल शैली में युद्धों का जो है चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है। अब आ जाएगा डिंगल है तो प्यारे साथी पिंगल शैली भी होगा। डिंगल है तो पिंगल है, डिंगल है तो पिंगल है, डिंगल है तो पिंगल है ना। तो पिंगल शैली। अब बताइए पिंगल शैली में क्या हो जाएगा? अपभ्रंश तो होगा, लेकिन अब राजस्थानी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। और यह प्रेम प्रसंगों में प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है? प्रेम प्रसंगों में। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रेम प्रसंगों में। ठीक है।
डिंगल शैली का प्रयोग जो है युद्ध का जो चित्रण किया जाता है, डिंगल शैली में जो है प्रेम प्रसंगों का विवरण मिलता है। अब आपको याद क्या करना है, अब जो है डिंगल जो मिलेगा अपभ्रंश और राजस्थानी भाषाओं से मिलकर बनेगा, और पिंगल जो शैली का प्रयोग होगा वह अपभ्रंश और ब्रज भाषाओं का प्रयोग करके ही होगा। तो ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्यारे साथी जब भी आप बैठेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस आप करेंगे तो डिंगल और पिंगल ये दो शब्द तो आपको मिलेंगे, ये तय है दो शब्द मिलने हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो जो तथ्य आपको बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, आपको याद ही कर लेना है, ये मानकर चलिए, इसमें आप कामचोरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें प्रबंधात्मक काव्यों का प्रयोग मिलता है, काव्यों का प्रयोग मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सारी बातें भूल जाइए, ये दो लाइनें आप याद रखेंगे, विशेष रूप से इसे आपको भूलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें प्यारे साथी, अगर हम आगे बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या मिल सकता है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता, वीर रस की रस ही केवल लिख रहे हैं, ये होगा हमारे पास वीर रस की प्रधानता। तो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता मिलती है प्यारे साथी, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो इस साहित्य में मतलब रासो साहित्य में जो अधिकांश रचनाएं हैं वह अर्ध प्रमाणिक हैं, अधिकांश रचनाएं क्या हैं, अर्ध प्रमाणिक हैं, अधिकांश रचनाएं क्या हैं, अर्ध प्रमाणिक मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें कल्पनाओं की जो है प्रधानता है, इसमें कल्पनाओं की क्या है प्यारे साथियों, प्रधानता है, कल्पनाओं की प्रधानता है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, इसमें कल्पनाओं की क्या है, प्रधानता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो जब भी आप क्लास देखें मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं, आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स खाली ही मैं देखता हूं पड़ा रहता है, तो आप मैसेज करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, देखा भी जाएगा। चलिए अगर हम आगे बात करें तो आगे प्यारे साथियों देखेंगे कि जो नायिकाएं थीं, उनके जो है स्वरूप के बारे में कहा जाए तो एकदम साधारण जो है चित्रण मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नायिकाएं जो है साधारण नायिकाओं का चित्रण कह सकते हैं, नायिकाओं का चित्रण एकदम साधारण रूप से दर्शाया गया है, साधारण रूप से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो प्यारे साथी यह रहा हमारा रासो साहित्य की विशेषताएं, इसमें याद रखेंगे चारण कवियों द्वारा जो है इस साहित्य का जो है शुरुआत माना गया, चारण कवि नहीं होते तो रासो साहित्य आता ही नहीं। सामंती जीवन था, युद्ध का सजीव चित्रण किया गया, अपने आश्रयदाता राजाओं की जो चारण कवि थे उनके शौर्य और वीरता का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन किया करते थे, मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया करते थे, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। डिंगल शैली का प्रयोग है, पिंगल शैली का प्रयोग हमने डिंगल शैली में बताया अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा है, और पिंगल शैली में बताया अपभ्रंश और ब्रज भाषा है। प्रबंधात्मक काव्यों का जो है प्रयोग रासो साहित्य में हुआ है।
श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। अधिकांश रचनाएं क्या हैं? अर्धप्रमाणिक हैं। कल्पनाओं की क्या है? प्रधानता है। और जो नायिकाएं थी उनका जो है साधारण जो है चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? रासो साहित्य में। किसमें मिलता है? रासो साहित्य में। इस बात का पूरा पूरा आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करें प्यारे साथी, तो अब मिलेगा हमें रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन मिलेंगे? खुमार रासो मिलेंगे। कौन मिलेंगे प्यारे साथी? खुमार रासो मिलेंगे। ठीक है, इसकी रचना कौन करते हैं? दलपत विजय जी करते हैं। कौन करते हैं? दलपत विजय जी करते हैं। दलपत विजय जी करते हैं। ठीक है ना? तो खुमार से लिखिए खूब। ठीक है, और दल, खूब दल। जब झगड़ा मार होता है तो खूब दलों को लेकर जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। रचना काल के बारे में बात करें तो प्यारे साथी, अब इनके रचना काल के बारे में यहाँ पर भी मिलेंगे कि अलग अलग विद्वान मिलेंगे और अलग अलग मत अपना प्रस्तुत किए हुए। क्या क्या मत प्रस्तुत किए हैं, उन मतों को समझने की कोशिश करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसका जो रचना काल है वह 9वीं शताब्दी है। कब है प्यारे साथी? 9वीं शताब्दी है। कब है? 9वीं शताब्दी है। कब मानते हैं प्यारे साथी? 9वीं शताब्दी को मानते हैं। इस बात को भूलेंगे नहीं। कब मानते हैं? 9वीं शताब्दी को मानते हैं। और यही मत क्या है? सर्वमान्य है। यही मत क्या है? सर्वमान्य है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। इस मत को भी आप नहीं भूलेंगे कि यही मत क्या है? सर्वमान्य है। अब हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कब मानते हैं? 9वीं शताब्दी ही मानते हैं। कब मानते हैं? 9वीं शताब्दी ही मानते हैं। 9वीं शताब्दी। तो जब ये भी 9वीं शताब्दी मानते हैं तो ये भी इनका भी मत क्या है? सर्वमान्य है। इनका भी मत क्या है? सर्वमान्य है। तो इन दोनों का मत क्या है? एक जैसे है, और यही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सर्वमान्य मत ही अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आ जाए कि कब माना गया है तो आप 9वीं शताब्दी ही बताएंगे। लेकिन अगर विद्वानों के मतों के अनुसार आए तो जो मत आपको बताया जा रहा है इस मतों को आप ध्यान में रखेंगे। मोतीलाल मिनारिया जी के बारे में बात करें तो मोतीलाल मिनारिया जी कहते हैं कि इसका जो समय है वो है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी। कब मानते हैं प्यारे साथी? 17वीं शताब्दी मानते हैं। 17वीं शताब्दी मानते हैं। इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। इस बात का भी पूरा पूरा क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी इसे दलपत विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। और भाट कहते हैं जो वंशावलियां लिखा करते हैं, उन्हीं को भाट कहते हैं, जो वंशावलियां लिखने का काम किया करते हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं, सॉरी, इसके लिए ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपत विजय की रचना न मानकर किसको मानते हैं? एक अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह जो तीनों मत है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये समझिएगा। भाट जो वंशावलियां लिखने का काम किया करते हैं, इस बात को भी आप भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो चारण शब्द आ गया ना, तो वीर गाथात्मक जो है साहित्य लिखने वाले जो होते हैं, जो चारण लोग हुआ करते थे, चारण कवि, वह अपने राजाओं के शौर्यों के बारे में प्रशंसा किया करते थे। तो वो लिखने का काम किया करते थे उनकी वीरता के बारे में। तो यही है चारण क्या है आखिर? तो वीर गाथात्मक रचना जो करने वाले होते हैं उन्हीं को हम चारण कहते हैं। अब वर्ण विषय या कथानक की बात करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें चित्तौड़ के शासक खुमार और बगदाद के खलीफा धर्मगुरु के मध्य युद्ध हुए। युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में खुमार की विजय होती है। किसकी विजय होती है? खुमार, खलीफा, जो जिसे धर्मगुरु माना जाता है। ठीक है ना? किस खलीफा जिसे धर्मगुरु माना जाता है?
मुस्लिम समुदाय में। ठीक है, तो इसमें चित्तौड़ का जो शासक खुमार रासू है बगदाद के खलीफा से युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद वह युद्ध जीत जाता है। तो इसमें जो है इसी के बारे में चित्रण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमार नाम के लिखित 3 शासकों का उल्लेख किया है। खुमार प्रथम, समय माना है विक्रम संवत 810 से 865 ईस्वी तक, 65 तक। खुमार द्वितीय विक्रम संवत 870 से 900 तक। खुमार तृतीय विक्रम संवत 965 से 990 तक। इस रचना में खुमार द्वितीय का चित्रण हुआ है, अर्थात खुमार रासो में द्वितीय, ये थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इस रचना में खुमार द्वितीय का चित्रण हुआ है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और इस जो रचना में है, किस रचना में, खुमार रासो में, खुमार रासो में खुमार द्वितीय का ही चित्रण किया गया है। खुमार द्वितीय के बारे में ही बताया गया है विशेष रूप से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि खुमार नाम के लिखित 3 शासक हमें मिलते हैं, खुमार प्रथम, खुमार द्वितीय, खुमार तृतीय। तो जो खुमार रासो है उसमें खुमार द्वितीय का ही जिक्र है, खुमार द्वितीय के ही जो है चित्रण मिलते हैं। चलिए आगे बात करें तो खुमार रासो के संबंध में कुछ विशेष तथ्य हैं। उन विशेष तथ्यों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वह विशेष तथ्य आखिर क्या हैं, क्या होते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर खुमार रासो के संबंध में कहा जाए तो इसमें लगभग 5000 छंद हैं। 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो भाषा है प्यारे साथियों वह राजस्थानी है। भाषा क्या है? राजस्थानी। भाषा क्या है? राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थानी है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बात करें तो इसे जो है हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। जय काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसकी जो हस्तलिखित प्रति है, इसकी हस्तलिखित जो प्रति है वह, या कह सकते हैं हस्तलिखित जो पांडुलिपि है वह पूना संग्रहालय में जो है सुरक्षित रखी गई है। इसकी जो हस्तलिखित पांडुलिपि है प्यारे साथी, इसको पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित रखा गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षित रखा गया है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे कि जो इसकी हस्तलिखित प्रति है, प्रति पांडुलिपि है, इसको पूना संग्रहालय में क्या किया गया है? सुरक्षित रखा गया है। इस बात को नहीं भूलेंगे। अगर इसमें हम इसके रस की बात करें तो इसमें जो प्रधान रस है, किस रस का प्रयोग हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें प्यारे साथी जो प्रधान रस है, इसमें प्रयोग किया गया है वीर रस और श्रृंगार रस का। वीर रस और श्रृंगार किसका? श्रृंगार रस का। तो इसमें जो मुख्य रस है, प्रधान रस है, वो कौन सा रस है? वीर रस है, या जो है कह सकते हैं क्या? श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस है।
अब इसके बारे में आगे बात करें तो इसमें जो प्रयुक्त छंद है प्यारे साथी, जो प्रयुक्त छंद है, छंदों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, कौन कौन से छंद मिले हैं, तो इसमें दोहा है, सवैया है, कवित्व है। दोहा, सवैया और किसका प्रयोग किया गया है प्यारे साथी, कवित्व का प्रयोग किया गया है, कवित्व। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो खुमार रासों के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसके बारे में बात किया गया, खुमार रासों के बारे में बात किया गया। खुमार रासों के संबंध में विद्वानों के क्या कथन रहे हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम जाता इसलिए लिख दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय जो खुमार रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है, उसमें महाराणा प्रताप सिंह तथा का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ हम मिलता है वह उसे विक्रम संवत के 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। तो यह बता रहे हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय जो खुमार रासो मिलता है उसका जो अंश है कितना पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह जी का वर्णन तो मिलता ही है। जिस रूप में यह ग्रंथ मिलता है कहा जा सकता है कि विक्रम संवत जो है 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। किसी अज्ञातनामा भट्ट के अनुसार, यह ठाकुर शिव सिंह सिंगर जी कहते हैं कि अज्ञातनामा भट्ट नहीं भाट है ना, भाट ने कुमार रासो नामक काव्य लिखा था जिसमें रामचंद्र भगवान राम से लेकर खुमार तक नरपतियों का उल्लेख है। इधर कुछ खुमार रासों की हस्त लिखित प्रतियां मिली हैं जिसे नहीं कहा जा सकता है कि दलपत विजय इस ग्रंथ के मूल लेखक हैं या अनुवाद करता है। ये कौन कहते हैं, ठाकुर शिव सिंह सिंगर जी कहते हैं। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कथन, यह जो कथन है महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आजकाल में नहीं होनी चाहिए। कौन कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं क्या कि इस ग्रंथ की जो चर्चा है वह हिंदी साहित्य के आजकाल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यह रहा प्यारे साथी रासो साहित्य, और रासो साहित्य में हमने अभी पढ़ा खुमार रासो।